चेहरे पे कभी हम लोगों ने सिकन नहीं देखा, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। और व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी जब भी हमने कोई सेमिनार या संगोष्ठी कराया, अल्प सूचना में ही आप हम सबके समक्ष आए हैं, आपने हम सबका ज्ञानवर्धन किया है। तो आज सर बुल्गारिया से, सोफिया बुल्गारिया से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आपका एक संक्षिप्त परिचय है। कविताएं, कहानियां, संस्मरण, समीक्षाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे परिकथा, लमही, वसुधा, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय, साहित्य अमृत, सर्वनाम, उन्नयन, समीक्षा, शब्दयोग, वर्तमान साहित्य, साक्षात्कार, जनसत्ता, दैनिक जागरण, सहारा समय इत्यादि में प्रकाशित है। फ्रेंच और बल्गारियाई भाषा की कविताओं के अनुवाद आपने किया है। बल्गारियाई भाषा के अनेक कविताएं आपने अनुवाद किए हैं। पर्यावरण पर 2 नाटक, हम हरियाली लाएंगे और औषधीय पौधों की कहानी आपकी प्रकाशित है। 4 अनुदित पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। कटघरे की मेरी व्यथाएं, सतत विकास की राहें, उद्यमिता कार्य पुस्तिका, भविष्य के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियां। काव्य संग्रह आपका है ललमुनिया घोंसला कहाँ बनाओगी। आलोचना पुस्तकें आपने लिखी है, निराला और प्रगतिशीलता। यूरोपीय देश बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 3 वर्ष तक आप रह चुके हैं और सोफिया में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में आप नामित हुए हैं। संसार के 1 दर्जन से अधिक देशों की आपने यात्राएं की हैं। 3 फीचर फिल्मों, हजारों ख्वाहिशें, ऐसी, राजनीति और मिर्जा जूलियट, सीरियल महाकुंभ, 15 टेलीफिल्मों और 30 नाटकों में आपने अभिनय का भी काम किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध 150 से अधिक डॉक्यूमेंट्री के लिए पटकथा लेखन एवं स्वरांकन का काम आपने किया है। 30 से अधिक क्विज के लिए पटकथा लेखन का आपने काम किया है। दूरदर्शन के अन्य दर्जनों कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की है। आकाशवाणी में 7 वर्ष तक आकस्मिक उद्घोषक के रूप में आपका कार्य का अनुभव है। दूरदर्शन में समाचार वाचन का आपका बड़ा अनुभव है। अप्रैल 2011 से अप्रैल 2016 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में आप निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप सोफिया बुल्गारिया में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी शिक्षा छात्रों तक संप्रेषित कर रहे हैं। आज आप हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ रहे हैं। सर, आपका हम सभी प्रतिभागियों की ओर से, आर्य महिला पीजी कॉलेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सब आपका इंतजार करेंगे। कुछ ही समय में सर मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी। और वीडियो दिखाई दे रहा है? जी सर, जी दिख रहे हैं आप। प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज की ये जो अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी हो रही है, जिसका आयोजन आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी द्वारा किया गया है, इसमें भाग लेते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस समय अपने देश, अपनी मिट्टी भारत से हजारों किलोमीटर दूर पूर्वी यूरोप के एक देश बल्गेरिया में बैठा हुआ हूँ, जहाँ मौसम भी कुछ अलग किस्म का है। भारत में इस समय बनारस में खासकर बहुत गर्मी है और यहाँ बिल्कुल ठंड का मौसम है। लेकिन देखिए, तकनीक के माध्यम से आप सबसे मैं मुखातिब हूँ। ये आज की इस तकनीक का एक बड़ा योगदान है। इस वेब संगोष्ठी का विषय बहुत समीचीन है। हम सब जानते हैं, विषय है शोध प्रविधि, समस्याएं और समाधान। सुचिता जी, कितना समय मेरे पास है बोलने के लिए? सर, आपके पास समय है, आप बोलिए। आपको लोग इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। जी, धन्यवाद। समय की सीमा में मैं आपको नहीं बांध सकती। नहीं, मैं 20-25 मिनट में अपनी बात रखने की नहीं, कोशिश आप करूंगा। बोलिए। जी। इस संगोष्ठी में बहुत सारे उपविषय भी हैं, जिनके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें रखी। कुछ मेरे अध्यापक भी रहे। जब इस वेबिनार में भाग लेने के लिए मुझे डॉक्टर सुचिता ने प्रस्ताव दिया, मैं सोचने लगा कि इस संगोष्ठी में शोध के किस पहलू पर मैं बातचीत करूं, कौन सा पक्ष मैं उठाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करूं, आपसे बातचीत की जाए शोध की जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति के बारे में।
और साथ ही ये कि शोध में हम किस तरह नवीनता लाएं और मौलिकता लाएं और उसके लिए एक नई दिशा की तलाश करें। मित्रों, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, हो सकता है उससे हमारे कुछ अध्यापक मित्र और कुछ शोधार्थी सहमत न हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आज जिस तरह से शोध कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, वो केवल एक कर्मकांड की तरह हो गया है, जिसे हम अंग्रेजी में रिचुअल कहते हैं, खासकर मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में। हालांकि विज्ञान का क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र भी इससे अछूते तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं या मानविकी के अन्य विषयों की बात करते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें खटकती जरूर है। अब प्रश्न उठता है कि शोध किया क्यों जा रहा है। मानविकी का विद्यार्थी, खासकर हिंदी का विद्यार्थी, कुछ कारणों से, कुछ विशेष कारणों से शोध करता है, इसको आप भी अनुभव करते हैं। पहला तो ये कि उसे फेलोशिप मिल रही है, दूसरा कि वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसे रोजगार पाना है, और तीसरा, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और नेट पास कर गए हैं तो चलिए शोध ही कर लेते हैं। अब मैं इन तीनों बिंदुओं की मुखालफत करता हूं। यदि आपको शोध करना है, तभी आप नेट और जेआरएफ की परीक्षा दें। तय है कि आज परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पास कर लेते हैं, और ये भी आवश्यक है कि नेट पास होना जरूरी है, तभी आप शोध कर पाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बड़े शहरों में रह रहे हैं और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, केवल हिंदी के ही नहीं, दूसरे विषयों के भी, वो किसी एक या दो विषय को लेकर के अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं अपनी प्रशासनिक परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ एमए यदि उन्होंने किया है तो नेट के लिए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए भी फॉर्म भर देते हैं, और उनकी चूंकि तैयारी अच्छी होती है तो उन्हें आसानी से फेलोशिप मिल जाती है। अब एक ओर वो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर वो नेट पास कर गए हैं। अब यदि वो प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ तो उतने दिन की फेलोशिप लेकर के वो निकल जाते हैं, और यदि नहीं हो पाया तो वे शोध में अपना पंजीयन उनका होता ही है, फिर वो शोध कार्य शुरू करते हैं। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक विशेष वर्ग की बात कर रहा हूँ। एक दूसरी श्रेणी है जिन्होंने स्नातक स्तर तक आने तक तय ही नहीं किया है कि उन्हें भविष्य में करना है। अब चूंकि हिंदी में ऑनर्स से उन्होंने पढ़ाई की है तो हिंदी में एमए में एडमिशन ले लिया। अगर बीएड कर लिया है तो कुछ लोग माध्यमिक स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक हो गए, और जो नहीं हो पाए या जिन्होंने बीएड भी साथ साथ कर लिया है और फिर शोध में पंजीयन कराया है, वे आगे शोध का कार्य शुरू करते हैं। नेट और जेआरएफ पास करने वाली हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या इतनी बड़ी है जिनके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के अवसर सचमुच बहुत कम है। अब जो दूसरे अवसर हैं वो हैं हिंदी अधिकारी वगैरह, लेकिन उसके लिए फिर एक अनिवार्यता आ जाती है कि एक अन्य आधुनिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विशेषकर अंग्रेजी का। अब देखिए, इसको स्वीकार करने में हमें बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले अधिकतर विद्यार्थी आज न जाने क्यों अंग्रेजी से बहुत दूर भाग रहे हैं या दूसरी आधुनिक भारतीय भाषाओं से भाग रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम भाषा के स्तर की बात करें तो जरूर आप उसको, अंग्रेजियत को मत अपनाएं, लेकिन कोई भी दूसरी भाषा का यदि आपको ज्ञान है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए सहायक ज्ञान के रूप में ही काम करेगा। अब जब शोध में पंजीयन करा लिया तो शोध करना भी है, बस समस्या की शुरुआत यहीं से हो जाती है। शोध करना है, लेकिन शोध के प्रति रुचि कितनी है? क्या सचमुच रुचि है? यह मामला रुचि और रिचुअल यानी कर्मकांड के बीच का है। शोध हमें अपनी रुचि के अनुसार करना है तो हमें एक शोध निर्देशक की तलाश भी करनी होगी। शोध निर्देशक मिल गया तो जरूरी नहीं कि वह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार विषय दे, विषय का चयन करे। सामान्यतः अध्यापकों की रुचि के चयन पर आजकल विद्यार्थी शोध कर रहे हैं। बहरहाल, एक विषय तय हो गया जो अध्यापक के मन का है, विद्यार्थी ने उसमें अपना काम शुरू कर दिया है। ये जरूर है कि बहुत सारे अध्यापक विद्यार्थियों से भी उनकी रुचि की बात पूछते हैं, लेकिन प्रश्न ये है
कि विषय को लेकर के विद्यार्थी की शोध दृष्टि कितनी स्पष्ट है। उसकी रुचि पहले तो साहित्य की किस विधा में है, किस कालखंड में है, वह क्या करना चाहता है, यह सब स्पष्ट होना चाहिए और उसके बाद फिर वह काम आगे करे। तो अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी का जिज्ञासु होना आवश्यक है, क्योंकि शोध के मूल में जिज्ञासा छिपी होती है। यदि विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं होगा तो एक अच्छा शोधार्थी नहीं हो सकता। फिर शोधार्थी ऐसे भी विषय खोजना चाहते हैं जिसमें बहुत काम न करना पड़े और वे आरंभ में ही कहते हैं, गुरुजी देखिए हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां नौकरी हमारी बड़ी गंभीर जरूरत है। कोई ऐसा विषय दे दीजिए जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, सामग्री उपलब्ध हो जाए, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ आप बता दीजिएगा। तो ये शोध का पहला पाठ आजकल पढ़ाया जाता है। मेरी इससे पूरी तरह असहमति है। अब आप खुद सोचिए कि सरकार शोध करने के लिए प्रत्येक शोधार्थी पर अगर पूरे 5 वर्ष की राशि जोड़ ली जाए तो लाखों रुपए व्यय करती है। और वो इसलिए व्यय करती है कि वह शोधार्थी एक बहुत अच्छा शोध करे जो कहीं न कहीं जिसकी उपयोगिता समाज के लिए भी हो। आप जब शोध के लिए पूरी एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, पूरी उसकी रूपरेखा देते हैं तो उसमें लिखते भी हैं, यह शोध विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में कितना दूसरों के लिए उपयोगी हो। दूसरे फिर वो एक अच्छा अध्यापक बने, एक अच्छा नागरिक बने। अब बहुत सारे विद्यार्थी आनंद पूर्वक 5 वर्ष बिताते हैं और शोध की अवधि पूरी कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी समय सीमा में काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं। लेकिन अगर हम उसके समानांतर दूसरे व्यवसायों की बात करें, तो क्या इस तरह की सुविधा वहाँ भी प्राप्त है? कतई नहीं। कि आपको 5 वर्ष तक फेलोशिप के नाम पर वेतन जैसा कुछ दिया जाए और आप कोई काम न करें, काम पूरा न करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी ऐसा करते हैं, लेकिन यह भी देखने को आ रहा है, यह भी प्रतिशत कम नहीं है। चलिए बात करें जिज्ञासा की। मैंने कहा कि शोध के लिए जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में तमाम सारे ऐसे शोध हुए हैं जो आज भी विद्यार्थियों के लिए मानक बने हुए हैं। अभी एक पूर्व वक्ता ने आचार्य शुक्ल की चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने जो भूमिका लिखी थी, वह आज हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हालाँकि आचार्य शुक्ल न स्नातकोत्तर परीक्षा में बैठे, न उन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, न उन्होंने कोई शोध जैसी कोई विधिवत उपाधि ग्रहण की। लेकिन आचार्य शुक्ल के काम के बारे में हम सब सुपरिचित हैं। बिना उन्हें पढ़े हिंदी का कोई भी विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि उसे ज्ञान मिल पाएगा। तो जो ऐसे शोध जो मानक बने हुए हैं, उनमें पीताम्बर दत्त बड़त्काल का शोध है, नामवर सिंह का शोध है, शिव प्रसाद सिंह का शोध है। ऐसी ये सूची कोई अनंतिम है, एक बहुत बड़ी सूची है ऐसे विद्वानों की जिनके द्वारा विद्यार्थी जीवन में किया गया शोध कार्य भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। वो आज भी हमें दे रहा है। हम लोगों को जिन गुरुजनों ने पढ़ाया, हमारे पहले की जो पीढ़ी थी, वो बड़ी निष्ठा और बहुत मनोयोग से हमें पढ़ाती थी। अपवाद तो खैर हर जगह होते हैं, लेकिन वह मनोयोग उनके मार्गदर्शन में भी दिखा और दिखता था और इसीलिए विद्यार्थी का जो शोध निर्देशन करता है, जो अध्यापक, उसे निर्देशक की संज्ञा दी जाती है। हम उसके निर्देश पर जाते हैं और काम करते हैं, तो इसलिए वह निर्देशक है। शोध के लिए जिस जिज्ञासा का होना आवश्यक है, वो केवल विद्यार्थी में जरूरी नहीं है, यह निर्देशक में भी होना जरूरी है। यदि निर्देशक जिज्ञासु होगा तो विद्यार्थी भी उतना ही अच्छा होगा। क्यों ऐसा होता है कि विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी ऐसे अध्यापक के निर्देशन में शोध करना चाहता है जिसका एक विषय विशेषज्ञता का क्षेत्र हो? यही कारण है, क्योंकि वो जानता है कि यदि जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं इसमें इस अध्यापक की विशेषज्ञता है, तो वो कहीं हमें ज्यादा मदद तो मैं नहीं कहूंगा, कहीं बेहतर निर्देशन कर पाएगा। तो जिस जिज्ञासा का होना आवश्यक है, यह तभी उत्पन्न होगी जब विद्यार्थी की दृष्टि सूक्ष्म होगी, जिसके लिए कबीर ने भी कहा कि अंतर हाथ सराहे दे बाहर बाहे चो, गुरु कुमार से कुंभ है चुनी चुनी काढ़े को, अंतर हाथ सराहे दे बाहर बाहे चो। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जो अंदर से तो सहारा दिए रहे, लेकिन बाहर से अगर कहीं कोई विद्यार्थी कोई त्रुटि कर रहा है तो उसकी चुन चुन करके उसकी कमियों को उसके बारे में बताए। आज
विद्यार्थी अपनी कमियां सुनने के लिए कितना तैयार है। इसलिए अध्यापक भी सोचता है चलो ठीक है, जो हो गया, जो उसने काम करके ला दिया यही बहुत है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने अपने शोध विद्यार्थियों को जो अलग अलग विषयों पर काम कर रहे थे उनसे कहा कि यदि आप ऐसे समकालीन रचनाकारों के ऊपर काम कर रहे हैं जो अभी भी हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए, उनसे बातचीत करिए। और ऐसा विद्यार्थियों ने किया। ऐसे भी विद्यार्थी हमारे थे जो उन विषयों से जुड़ी जगहों पर गए, अलग अलग नगरों में गए, वहां समय बिताया, वहां की लाइब्रेरी में गए, वहां से सामग्री संकलन किया। तो यह बहुत सारे अध्यापक ऐसा करते हैं, अधिकतर अध्यापक ऐसा करते हैं। और विद्यार्थियों को उन अध्यापकों के निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए जो उसकी शोध से जुड़े हुए हों, जो उसके लिए उपयोगी हो। तो यह जो जिज्ञासा है यह तभी होगी जब विद्यार्थी की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होगी, वो चारों तरफ अपनी आंखें खोल करके देखेगा। अब देखिए, आंखें खोलकर देखने से तात्पर्य मेरा साहित्य के क्षेत्र में आंखें खोलकर देखने से है। हिंदी साहित्य का जो भी विद्यार्थी शोध कर रहा है उसे हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। एमए के स्तर पर उसने जो भी अध्ययन किया है वो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यक है वह शोध कार्य के प्रथम वर्ष में अपने द्वारा चुने गए विषय से संबंधित सामग्री खोजबीन करे और उसे एकत्र करे। उसके बाद इसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद वह उस पूरी सामग्री का आद्यंत एक बार पारायण कर जाए, उसे पूरी तरह पढ़ ले। पढ़ने के बाद उस सामग्री से जुड़ी हुई दूसरी सामग्री जो है, जो संदर्भ सामग्री है, उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। यदि वो टेक्स्ट को लेकर के काम कर रहा है तो उसे पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। फिर यहीं पर पाठालोचन की बात आती है। और जो ऐसे किसी टेक्स्ट पर काम कर रहा है जिसके अलग अलग पाठ उपलब्ध हैं, तो उन सारे पाठों को भी उसे देखना होगा। जब वह इतना सारा अध्ययन कर लेगा तो बहुत सारे मस्तिष्क में उसके प्रश्न उठेंगे और जो प्रश्न उठेंगे वो उनसे टकराएगा। जब वो टकराएगा तो उसे अपने उत्तर तलाशने में मदद मिलेगी। ये भी जरूरी है कि वो किसी रचनाकार की विशिष्ट रचना या उसके समग्र अवदान पर शोध कर रहा है तो उस रचनाकार के समानांतर जितने भी रचनाकार कार्य कर रहे हैं जिनका मानस, जिनकी रचनाओं की अभिव्यक्ति उसके समान है, उसकी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसने जो विषय चुना है उससे जुड़े हुए कौन कौन से शोध कार्य हुए भी हैं या नहीं हुए। अब ये पता करने के लिए उससे पुस्तकालयों का दर्शन करना जरूरी है। मुझे याद है बनारस में सारे पुस्तकालय थे, अभी भी हैं। रामनगर में एक बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था, अमेरिकन लाइब्रेरी। अब वो वहां नहीं है। वहां बहुत सारे शोध विद्यार्थी पहले जाया करते थे। नारी प्रचारिणी सभा की चर्चा पहले भी कुछ विद्वानों ने की। हम जानते हैं नारी प्रचारिणी सभा एक बहुत विशाल संस्था रही है, लेकिन आज नारी प्रचारिणी सभा में जाकर के पुस्तकों को खोजना एक दुरूह कार्य बन गया है। और एक और बात है कि आज जो तकनीक का विकास और उपलब्धता है उसने भी पुस्तकालयों के अस्तित्व पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगाया है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि जो नेट पर उपलब्ध सामग्री उससे हमारा काम चल जाएगा और पर्याप्त। ऐसा है नहीं। दरअसल मूल को देखना जरूरी होता है। तो इसी तरह बनारस में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सरस्वती पुस्तकालय है। बहुत अद्भुत पुस्तकालय है। वहाँ हिंदी की भी बड़ी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी तरह पहले एक कारमाइकल लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब तो खैर उसका अस्तित्व चौखट में है। तो बनारस में अन्य संस्थाओं में भी तमाम सारे पुस्तकालय हैं, महाविद्यालयों के अपने पुस्तकालय हैं। लेकिन जरूरत है वहां जाकर पुस्तकों पर से धूल झाड़ने की और उस धूल में अपने लिए कुछ रत्न खोजने की। विद्यार्थी और शोधार्थी जिनकी रुचि है वे आज भी पुस्तकालयों की खाक छानते हैं। तो यह खाक छानना जरूरी है। हमें मूल रूप में
सामग्री को एकत्र करना चाहिए। यदि विद्यार्थी जिज्ञासु होंगे तो उन्हें उनकी जिज्ञासा केवल अध्यापक या निर्देशक के ज्ञान तक ही नहीं सीमित रखेगी, बल्कि वे उस विषय में निष्णात अन्य विद्वानों के पास भी जाएंगे, उनसे समय लेकर ज्ञानार्जन करेंगे, अपने प्रश्न उनके सामने रखेंगे और उनके समाधान खोजने की कोशिश भी करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत मेहनत से शोध कार्य कर रहे हैं। जब अब हम लोग बातचीत करते हैं तो लगता है कि सच में विद्यार्थी ने बड़े परिश्रम से यह कार्य किया है। तो आप जब बहुत मेहनत से शोध कार्य करेंगे और आपको कोई अपनी बहुत ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, एक समाधान मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि जैसे कोई मनचाही मुराद। ये अनुभव अनिर्वचनीय होता है। ये वही अनुभव कर सकता है जिसने गूंगे के गुड़ की तरह है, जिसको यह अनुभव हुआ है। तो यह अनुभव एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही करता है। मुझे याद आता है अ, एक बचपन में हम सबने कविता पढ़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण कविता हमारे बचपन से लेकर के आज तक की रही है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कविता सीधे-सीधे जिज्ञासा से जुड़ी। मैं अक्सर इसका उल्लेख करता हूँ। अब हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये शोध भी एक लिटिल स्टार की तरह है, जो ऊपर कहीं चमक रहा है और हम हाउ आई वंडर हाउ टू गेट इट, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो आपने बहुत अच्छा शोध कर लिया, तो लाइक अ डायमंड है मामला। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कभी आपके मन में यह जिज्ञासा भी आई कि यह कविता लिखी किसने? कहाँ से कविता आ गई और कैसे? निश्चित रूप से अंग्रेजी में लिखी हुई है, तो ज़रूरी नहीं किसी भारतीय ने लिखी हो। मैं कुछ आपको 1-2 सूत्र इसके बारे में बताता हूँ। इस कविता की का जो प्रकाशन हुआ वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, सन 1806 में। अ, एक बच्चों की कविताओं की पुस्तक आई, राइम्स फॉर द नर्सरी, जिसे लिखा था जेन और एन, 2 बहनें थीं, टेलर, जेन एन टेलर, इन्होंने लिखी थी। तो ये बात मैं तब जान पाया जब मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर कहाँ से ये कविता आ गई, हमारे जीवन में प्रवेश कर गई कि अधिकतर लोग इसको जानते हैं। गाँव में भी आप बच्चों से अंग्रेजी कविता सुनाने को कहें तो वो सुना देंगे, शहर के बच्चे तो खैर जानते ही जानते हैं। हो सकता है इस तरह की कोई जिज्ञासा या यही जिज्ञासा आपके लिए शोध का कोई नया आयाम खोल दे, एक नया आपको डायमेंशन दे। एक और पुस्तक का ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा और वो पुस्तक है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड का नाम आप सबने सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी हो पुस्तक। दुनिया की लगभग 100 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसके लेखक का नाम है लुइस कैरोल और इसके जो चित्र बने वो भी बहुत खूबसूरत चित्र हैं। जॉन टेनियल ने इसके चित्र बनाए। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि लुइस कैरोल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। ये एक छद्म नाम। दरअसल मिस्टर लुडविक, चार्ल्स लुडविक नाम के एक व्यक्ति ने इसे लिखा। एक एलिस नाम के बच्चे की कहानी है जो एक वंडरलैंड, आश्चर्य लोक में पहुंच जाती है और वहां जानवर भी बात करते हैं, ताश के पत्ते भी बात करते हैं। तो एक नया कल्पना लोक, एक नया फंतासी का लोक सृजित होता है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बड़ा आकर्षित करता है। इस कोरोना काल में एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी रुचियों को पुनर्जागृत किया और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बचपन से लेके अभी तक की बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके ज़हन में रही होंगी। कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं, अपने ब्लॉग लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, नई-नई अपनी प्रतिभाओं को जागृत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम भी है। यह भी भविष्य में एक शोध का विषय ज़रूर बनेगा। आप देखिएगा, कोई न कोई इसका समाजशास्त्री अध्ययन करेगा। साहित्य के स्तर पे भी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, मैं नहीं जानता, हो सकता है आप लोग देख सुन रहे हों। कुछ बहुत बड़े रचनाकारों ने विश्व में इस पर लिखा। जापान के एक बहुत बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने एक लंबी कविता इस पर लिखी है, बड़ी मार्मिक कविता है। तो खैर समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि बात शुरू होगी तो बड़ी लंबी चली जाएगी। तो जो लुइस कैरोल थे, उन्होंने इस कहानी को लिखा कैसे? मैं जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ। अ,
लुइस कैरोल के बहुत वो शर्मीला व्यक्ति था। उसके एक मित्र की 2 बेटियां थी, बच्चियां थीं जो जिनसे उसकी बड़ी दोस्ती थी। तो एक दिन वो लोग नाव में सैर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई कहानी सुनाइए। दोनों बच्चियों ने लुइस कैरोल से कहा। अब जब लुइस कैरोल ने कहानी सुनाना शुरू किया तो ये एलिस की कहानी उसने केवल कल्पना की और वो कहानी में जोड़ता गया और एलिस इन वंडरलैंड तैयार हो गई। उसके बाद उसने लिख लिया उसे। लिखने के बाद उसके जब मित्रों ने देखा तो कहा कि आप इसको प्रकाशित कराइए। अब लुइस कैरोल ने कहा कि भाई देखो, चार्ल्स लुडविग ने कहा, लुइस कैरोल उस समय तक नहीं था। तो उसने कहा कि मैं अगर इसको प्रकाशित करूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। लेकिन मित्रों को लगता था कि बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका प्रकाशन होना चाहिए। अंततः प्रकाशन हुआ तो वो इस शर्त पर तैयार हुआ कि मैं इस पुस्तक को अपने नाम से नहीं प्रकाशित करूंगा। ये एक ऐसा नाम दे दिया जाए जिसको कोई ना जानता हो, ताकि वो पुस्तक प्रकाशित हो जाए तो अगर उसका मजाक भी उड़े, मजाक भी बने, तो मैं कहीं नहीं रहूंगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और एक छद्म नाम दे दिया गया, लुइस कैरोल। वो पुस्तक छपी और इतनी लोकप्रिय हुई, मैंने आपको बताया कि लगभग 100 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इस पर फिल्में बनी, इसका मंचन हुआ, व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारे चित्र बनाए गए। तो ये जो चार्ल्स लुडविग थे वो लुइस कैरोल के रूप में प्रख्यात हो गए। तो अब ये एक जिज्ञासु मन की बात है कि आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, यह भी आप जान सकते हैं। क्या दुनिया में ऐसी और भी पुस्तकें लिखी गई हैं? ये भी एक शोध का विषय हो सकता है। लिखी गई हैं तो उनकी फंतासी क्या है? वो कितनी लोकप्रिय हुई हैं? कैसे लोकप्रिय हुई हैं? इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक विषय ये भी हो सकता है कि जो हमें साहित्य में अ, सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो साहित्य में भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुस्तकों की दृष्टि क्या है? क्या कारण है कि उन पुस्तकों को नोबेल प्राइज के योग्य माना गया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा और ऐसे शोध होते भी रहे हैं, हुए भी होंगे। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन निश्चित रूप से हुए होंगे। हिंदी में नहीं तो अन्य भाषाओं में तो हुए होंगे। हो सकता है हिंदी में भी कुछ लोगों ने काम किया। तो ये सारी जिज्ञासु मन की बातें हैं। तो जिज्ञासा मनुष्य को एक कल्पनालोक में ले जाती है और वो कल्पनालोक हमें एक नई दिशा देता है, सोचने के लिए एक नया आयाम देता है। It's 12 o'clock. एक नया झरोखा भी खोलता है। ठीक यही बात शोधार्थी के साथ भी होनी चाहिए। देखिए लगभग 27-28 मिनट हो गए हैं, मैं 5-7 मिनट समय और ले सकता हूँ ना? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ सर, मुझे आवाज लगता आ है रही है, आप बोलिए बोलिए। जी, 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 जी। तो यही बात शोधार्थी के साथ भी होनी चाहिए। उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसी खिड़की तक ले जाने वाली होनी चाहिए, जहाँ से वह किसी एक नई किरण की तलाश कर सके। हम लोग तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं, हिंदी के लेखक हैं, आज बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अध्यापन के क्षेत्र में हैं। जब वो पत्रकार या लेखक के रूप में कुछ लिखते हैं, तब उसमें उनकी शोध दृष्टि भी हमें दिखती है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वे स्वयं भी बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो जो लेखक जितना बड़ा होगा, वह उतना ही अधिक मान कर चलिए कि शोध भी कर रहा होगा। कहीं न कहीं वो शोध कार्य के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लेखन के लिए कर रहा है। शोध उपाधि के लिए नहीं कर रहा है, वो लेखन के लिए कर रहा है। मुझे याद आता है एक बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के जो हिंदी विभाग के विद्यार्थी रहे हैं, डॉक्टर हेमंत शर्मा। उनकी एक पुस्तक 2018 में आई, युद्ध में अयोध्या। मैं इस पुस्तक की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये पुस्तक एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अयोध्या के बारे में, वहाँ उसकी पूरी की पूरी क्या ऐतिहासिकता रही है इसके बारे में, इसको पढ़ने पे बहुत सारी नई जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से इसे तैयार करते समय हेमंत जी ने
अपनी शोधपरक दृष्टि, मूल्यांकन और विश्लेषण दृष्टि का सहारा लिया होगा। इसी तरह जब हम शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशी के की एक चर्चित कृति है बहती गंगा, आप सबने पढ़ी होगी। तो बहती गंगा पढ़ने के बाद बनारस के बारे में सोचने की, देखने की एक नई दृष्टि विकसित होती है। या आप भारतेंदु का एक नाटक है, अधूरा नाटक है प्रेम जोगिनी, उसे पढ़ें। प्रेम जोगिनी को पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि पुराना बनारस कैसा था। वहाँ पुराने बनारस में किस तरह पूरा का पूरा उसका एक गर्भांक जो है मराठी, तो और उसको मराठी में लिखा उन्होंने। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि वहाँ एक ऐसा तबका है जो पूरी तरह मराठी बोलता है, समुदाय वहाँ है और उसको हिंदी में स्थान दिया है। अब आप ये सोचिए कि इसका कारण क्या रहा होगा? इसकी हमें इसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बनारस में बड़ा प्रचलित सूक्ति है, बड़ी चर्चा पहले इसकी होती थी। काशी माझे दोन पंडित, मी आणि माझा भाऊ। यानी काशी में दो ही पंडित हैं, मैं, ये मराठी में है। इसका मतलब मराठी के एक समुदाय का बनारस में बड़ा प्रभाव रहा है और इसको भारतीय ने अपनी रचनाशीलता में लिया है। तो केवल कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम किसी रचना को पढ़ करके बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों है। काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास है उपसंहार, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। मैंने पढ़ने के बाद एक बार उनसे कहा कि ऐसा लगता है आपने तो पूरे के पूरे उस कृष्ण वाङ्मय का अध्ययन किया है। बिना उसके इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर उपन्यास वो लिखा गया है, जिसको पढ़ करके रोमांच होता है। तो इस तरह रचनाकार, कोई भी रचनाकार, चाहे कोई भी हो, जो लिख रहा है, वो अपने चारों ओर के परिवेश को देखता है। वह उस परिवेश में प्रवेश करता है जिसके बारे में वो लिख रहा है। ये भी एक मूल्यांकन परक विश्लेषण की एक दृष्टि है। बनारस के ही एक और बड़े कहानीकार हैं, बड़े रचनाकार हैं, अमिताभ शंकर राय चौधरी। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अपनी कहानियों के पीछे वो कितना शोध करते हैं। उनकी कहानियों में आप पाएंगे बहुत सारे प्रयोग, भाषा के स्तर पर प्रयोग हैं, शब्दों के स्तर पर प्रयोग हैं, परिवेश के स्तर पर प्रयोग हैं, चरित्रों के स्तर पर प्रयोग हैं। और वे ऐसे विषय उठाते हैं जिनको पढ़ने के बाद लगता है वे स्वयं उस घटना के साक्षी रहे हैं। अगर वो अफगानिस्तान के बारे में लिखते हैं तो लगता है कि सचमुच वहां पाठक भी खड़ा हुआ है, लेखक तो गया ही है। अगर वो किसी ऐसे आदिवासी क्षेत्र के बारे में लिखते हैं जो किसी नक्सल समस्या है उससे प्रभावित है, तो लगता है कि सचमुच वहां गए बिना, इतना देखे बिना यह लिखना संभव नहीं है। तो यह जो उनके यहाँ चिकित्सकीय जीवन की कहानियां भी हैं, चिकित्सक से जुड़ी हुई कहानियां भी हैं, स्वयं भी एक चिकित्सक है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एकदम उस चरित्र की भी कहानियां हैं जिसके लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी कठिन है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वह व्यक्ति बड़ा समृद्ध है। ऐसी भी कहानियां हैं। तो इन सबको देखने की जरूरत है। बनारस के ही, मैं बनारस का हूँ इसलिए बनारस के ही रचनाकारों की विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ। मनु शर्मा का आप कर्ण की आत्मकथा या द्रौपदी की आत्मकथा पढ़िए, ऐसा लगता है जैसे हम महाभारत काल में प्रवेश कर रहे हैं। तय है कि उन्होंने लिखने से पहले बहुत गहन अध्ययन किया होगा, जो शोधार्थियों के लिए एक प्रेरणा की बात है। ऐसा होना चाहिए। तो रचना प्रक्रिया के दौरान जिस तरह रचनाकार एक शोध करता है और शब्द चयन करता है, यह भी जरूरी है। अब कविता की थोड़ी सी बात करें। कविता के स्तर पर भी रचनाशीलता एक बहुत बड़ी शोध की बात करती है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी के स्तर पर कर रही है। निराला की राम की शक्ति पूजा को देखिए, जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लंबी कविताएं लिखने के लिए कितने अधिक शोध की उन्होंने, जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह अद्भुत है। और जो जिज्ञासा वो कविता पढ़ने के बाद पाठक के मन में उत्पन्न करती है, वह भी अद्वितीय है। निराला जहां से शुरुआत करते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर, आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर सच्छेल संवरणशील नील नभ गर्जिस। और अंत जहां करते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इस इन पंक्तियों के बीच जो पूरी की पूरी कविता का एक वितान निराला रच रहे हैं, वो अद्भुत है, भाषा के स्तर पर भी और कथ्य के स्तर पर।
जहां तक शिल्प की बात है, निराला ने जो शैल्पिक प्रयोग किए हैं उन पर भी शोध हुए हैं और वे और भी शोध की मांग करते हैं। उनकी भाषिक संरचना को आप देखें, युद्ध भूमि से रावण और राम की सेना लौट रही है, अपने अपने शिविरों की ओर जा रही है और दोनों की मनस्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन शब्दों का ऐसा प्रयोग है, उन दोनों की सेनाओं का समूह का जो पद संचालन है और शब्दों के माध्यम से बहुत आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। लौटे युग दल, दोनों दल लौटे, लौटे युग दल, राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, बिन महोल्लास से बार बार आकाश विकल। ये रावण की सेना है। लौटे युग दल, राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, बिन महोल्लास से बार बार आकाश विकल। और दूसरी ओर वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो। ऐसे जा रही है जैसे स्थविरों का कोई दल, भंते लोगों का कोई, बौद्ध भिक्षुओं का कोई दल, संतों का कोई दल जा रहा हो अपने शिविर की, क्योंकि वो उदास है। तो वैसे शब्दों का चयन किया। अब हम इस शब्द चयन को लेकर भी एक नई दृष्टि पाते हैं। इन स्थितियों को शब्दों के माध्यम से बहुत ही कोमलता के साथ निरूपित किया गया है। ये उनकी विशेषता है, लेकिन हम इसे तभी समझ पाएंगे जब हम पाठक के रूप में, शोधार्थी के रूप में एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसे देखेंगे, अपने आप को समर्पित जैसा कर देंगे। जैसा निराला अज्ञेय की असाध्य वीणा में वह जो अ, साधु था, उसने अपने आप को उस किरीटी तरु के प्रति समर्पित कर दिया था, जिससे असाध्य वीणा बनी। तभी वो वीणा झंझनाती, तभी वो वीणा बजेगी। ऐसे ही आपकी भी वीणा, शोध की वीणा तभी बजेगी जब अपने आप को आप शोध के प्रति समर्पित कर देंगे पूरी तरह, अपने आप को उसको दे देंगे। तो जब हम एक-एक शब्द को पकड़ते हैं, तब उसके व्यवहार और उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को जानते हैं। आप याद कीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल, या पंडित विद्यानिवास लिस्ट का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सुचिता जी मुझे बता दीजिएगा जब मुझे रुकना हो। सर आप बोलिए सर, अब सीख रहे हैं हम लोग। जी। तो ललित निबंध में इतने सारे संदर्भ होते हैं कि हमारा मन अपने आप जिज्ञासा की उस गुफा में आगे बढ़ता चला जाता है। कुबेरनाथ राय का रस आखेटक याद कीजिए। अगर आप उस निबंध को पढ़ेंगे तो लगता है कि एक अद्भुत रसानुभूति हो रही है। हम सब रस सिक्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और यह भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन्होंने जितने संदर्भ दिए हैं कि उनको हम फिर से पढ़ें, कहाँ-कहाँ से वो संदर्भ लिए गए, और उससे हमारे ज्ञान की क्षितिज का विस्तार होता है। मित्रों, जब हम जिज्ञासु मन की बात करते हैं तो पाते हैं कि शोध और जिज्ञासा दरअसल एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए शोधार्थी का जिज्ञासु होना आवश्यक है। यदि जिज्ञासु होगा तो नए क्षितिज की तलाश करेगा, और उसके हाथ में जो शोध रूपी छड़ी उसने पकड़ी हुई है ना, वो उसे पता नहीं कहाँ-कहाँ ले जाएगी। मुझे मैथिली शरण गुप्त का एक गीत याद आ रहा है। वो गीत उनके अन्य गीतों से बिल्कुल अलग किस्म का है। गीत बहुत छोटा-सा है। अब वे वासर बीत गए, मन तो भरा-भरा है अब भी, पर तन के रस रीत गए। चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़कर जीत गए, इसे राम जाने जीवन में, हारे हम या जीत गए। अब ये जो गीत है, इसकी ध्वनि से पता चलता है कि यह जीवन के उत्तरार्ध का गीत। ठीक इसके समानांतर आपको एक दूसरा गीत मिलेगा। मैं अकेला, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, हट रहा मेला, मैं अकेला। इन दोनों गीतों की हारे हम वा जीत गए, इसे राम जाने जीवन में, हारे हम वा जीत गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने अपना काम किया। निराला का गीत जो है वो भी उत्तरार्ध का गीत है, ये भी उत्तरार्ध का गीत है। ऐसे अन्य गीतों की भी हमें तलाश करनी चाहिए, और ऐसे अगर हमें 150 गीत मिलते हैं तो तय है कि इस पर भी हम एक नए किस्म का शोध कर सकते हैं। तो क्या इन गीतों में कोई समान स्थिति दिख रही है? ये भी जिज्ञासा का एक बिंदु हो सकता है। तो मित्रों, आप सब जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु बने रहें। मैंने आपका काफ़ी समय लिया, मुझे लगता है लगभग 40 मिनट, 45 मिनट मैंने आपका समय ले लिया है। ये जिज्ञासा जीवन भर आपके साथ चलती रहे।
आप यदि सचमुच शोध के मार्ग पर चल रहे हैं, तो यह बहुत सरल मार्ग नहीं है, लेकिन यदि आप इसे अपना लेंगे, तो यह उतना भी कठिन नहीं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयानप बाक नहीं। लेकिन यह स्नेह का मार्ग सचमुच कठिन मार्ग नहीं है। जरूरत है इस पर चलने की। चलने का बीड़ा उठाइए, रास्ता आपके लिए खुद बन जाएगा। नदी आपको आपके चलने के लिए एक सरल, कोमल रास्ता बना देगी। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। विशेष रूप से मैं आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी कर्मियों, डॉक्टर सुचिता जी, प्राचार्य महोदया, डॉक्टर दुबे, अध्यक्ष श्री शशिकांत जी, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत आभार, बहुत हृदय से धन्यवाद सर। आप देख रहे होंगे कमेंट में आ रहा है कि मन कर रहा सुनते ही जाए, वही स्थिति हम लोगों की भी है। और बहुत ही सुंदर पंक्तियों से आपने इसका समापन किया, जो ज्ञानवर्धक है। अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेक सयानापन बाग नहीं।